कहीं जाने के लिए या कुछ लाने के लिए बिना सोचे समझे एक बैग उठा लेना, ये हम सब रोज करते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस रोजमर्रा की चीज की जो कीमत है उसकी कहानी पर बात करेंगे। एक जमाने में इसका मूल्य तय होता था इसकी कारीगरी से, समाज में इसकी हैसियत से। और आज इसका मूल्य इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से तय होता है। तो ये बदलाव, ये कैसे और क्यों हुआ? हाँ, यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। एक लेख है जो हैंडबैग के हैरान कर देने वाले इतिहास पर है। अच्छा। फिर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है जिसमें सुपरमार्केट वाले अलग-अलग कैरी बैग्स का लाइफ साइकिल असेसमेंट किया गया है। और कुछ लेख हैं जो दुनिया भर में प्लास्टिक बैग पर लग रहे बैन और उनके विकल्पों को देखते हैं। तो हमारा मकसद है इस साधारण सी चीज की पूरी यात्रा को समझना। बिल्कुल। एक छोटी सी थैली से लेकर ये कैसे फैशन, आजादी और आज के सबसे बड़े पर्यावरणीय विवादों का प्रतीक बन गई। तो चलिए सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं जो मुझे इन स्रोतों में मिली। हैंडबैग, जिसे हम आज पूरी तरह से महिलाओं से जोड़कर देखते हैं, वो असल में पुरुषों का एक्सेसरी हुआ करता था। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है। हाँ, पर ये सच है। अगर हम पुराने मतलब प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि देखें तो उनमें पुरुषों को अपनी कमर पर थैली लटकाए हुए दिखाया गया है। सच में? हाँ, यहाँ तक कि 1900 के आसपास भी हैंडबैग शब्द पुरुषों के हाथ में रखे जाने वाले सामान के लिए इस्तेमाल होता था। शुरुआती बैग्स का तो मकसद सीधा साधा था, जैसे शिकार का सामान रखना या कुछ और। बिल्कुल, जानवरों की खाल या पौधों के रेशों से बने। लेकिन मध्य युग तक आते आते ये पूरी तरह से हैसियत दिखाने का जरिया बन गए। मतलब जैसे आज लोग महंगी घड़ी या गाड़ी से अपनी हैसियत दिखाते, वैसे तब पुरुष अपने बैग से दिखाते थे। एकदम सही। ऊंचे दर्जे का पुरुष अपनी कमर पर कढ़ाई और कीमती गहनों से सजी थैलियां लटकाकर अपनी अमीरी दिखाते थे। वो एक तरह का स्टेटमेंट पीस था। और मुझे ये जानकर भी बहुत हैरानी हुई कि इसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। उनका बैग से क्या लेना देना था? 1497 के आसपास दा विंची ने एक बहुत ही खूबसूरत लेदर बैग का डिजाइन बनाया था। वो सिर्फ एक स्केच था, लेकिन सदियों बाद 2012 में ला प्रित्योसा नाम के एक फैशन हाउस ने उसे असल में बना दिया। हाँ, उसे असल में बनाया। और सबसे मजेदार बात यह है कि दा विंची ने भी इसे पुरुषों के लिए ही डिजाइन किया था। तो उस दौर में महिलाएं क्या इस्तेमाल करती थी? क्या उनके पास बैग नहीं होते थे? उनके बैग्स बिल्कुल अलग थे, छोटे होते थे, अक्सर शादी के तोहफे के तौर पर दिए जाते थे और उन पर प्रेम कहानियों की कढ़ाई होती थी। अच्छा, तो वो जरूरत से ज्यादा सजावट का सामान थे? हाँ, बिल्कुल। उनमें छोटी मोटी चीजें जैसे पोमेड या मालाएं रखी जाती थीं। असल में ये उनकी घरेलू दुनिया का प्रतीक थे, जबकि पुरुषों के बैग उनकी बाहरी दुनिया में गतिशीलता और शक्ति का। फिर ये सब बदला कैसे? मतलब पुरुष बैग से जेब पर और महिलाएं बाहरी थैली से अंदरूनी जेब पर कैसे आ गईं? ये हुआ फैशन में आए एक बड़े बदलाव की वजह से। 16वीं और 17वीं सदी में महिलाओं के कपड़े बहुत बड़े और घेरदार हो गए। तो वो अपनी थैलियां बाहर नहीं लटका सकती थीं, कपड़ों में उलझ जाती होंगी। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी थैलियों को स्कर्ट के नीचे पहनना शुरू कर दिया, जो कपड़ों की परतों में छिपी रहती थीं। और इसी जरूरत से बाद में जेब यानी पॉकेट का आविष्कार हुआ। और पुरुषों के साथ क्या हुआ? उनकी थैलियां कहाँ गईं? लगभग उसी समय, मतलब 1670 के आसपास, पुरुषों के कपड़ों में भी जेबें आ गईं, कोट और वेस्ट कोट में। तो उनकी कमर पर लटकने वाली थैलियों की जरूरत ही खत्म हो गई। हाँ, जरूरत ही खत्म हो गई। उनकी छोटी पैसों की थैलियां बटुए यानी वॉलेट में बदल गईं और जेब में समा गईं। और बैग पुरुषों के फैशन से लगभग गायब हो गया। लेकिन सारे बैग तो गायब नहीं हुए होंगे। आम लोग, किसान, यात्री, वो क्या करते थे? नहीं, वो तो थे बड़े और शरीर पर लटकाए जाने वाले बैग्स, जिन्हें सैक कहते थे, वो हमेशा इस्तेमाल होते थे। लेकिन फैशन की दुनिया से बैग बाहर हो गया था। फिर वापसी कैसे हुई? 18वीं सदी में एक पुरातात्विक खोज ने सब कुछ बदल दिया। पोम्पेई शहर की खोज के बाद प्राचीन ग्रीक और रोमन स्टाइल फिर से फैशन में आ गया और महिलाओं की ड्रेस पतली और स्लिम हो गई। अच्छा, और पतली ड्रेस का मतलब है कि अब स्कर्ट के नीचे थैली छिपाने की कोई जगह नहीं बची। बिल्कुल सही। यहीं से रेटिक्यूल का जन्म हुआ। रेटिक्यूल, ये क्या था? एक छोटा सजावटी पर्स होता था जिसे महिलाएं अपनी कलाई पर लटकाती थीं।
और पहली बार महिलाएं अपना सामान सार्वजनिक रूप से अपने हाथ में लेकर चल रही थीं। ये तो एक बड़ी क्रांति रही होगी। हाँ, कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। और यहीं से बैग महिलाओं की आजादी का प्रतीक बनना शुरू हुआ। आजादी का प्रतीक? वो कैसे? क्योंकि अब तक बैग रखने का मतलब था घूमना फिरना, यात्रा करना, जो मुख्य रूप से पुरुषों का काम था। महिलाएं ज्यादातर घर पर ही रहती थीं। लेकिन फिर ट्रेनें आ गईं। हाँ, 19वीं सेंचुरी के अंत में जब ट्रेन यात्रा आम हो गई तो सब कुछ बदल गया। महिलाएं अब पहले से ज्यादा आजादी से घूमने फिरने लगीं, अकेले यात्रा करने लगीं। और यात्रा के लिए उन्हें सामान रखने की जरूरत पड़ी होगी, टिकट, पैसे, कुछ जरूरी कागजात। उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद बैग की जरूरत थी। और यहीं से आज के हैंडबैग का जन्म हुआ, जिसे लुई विटॉन जैसे बड़े ब्रांड्स ने बनाया। बिल्कुल, ये एक तरह से छोटे सूटकेस जैसे थे, जिनमें हैंडल, कई हिस्से और मजबूत बंद करने का सिस्टम था। लेखिका एना जॉनसन के शब्दों में कहें तो पहली बार महिलाएं अपनी चीजें कुछ हद तक प्राइवेसी के साथ रख सकती थीं। उनका अपना एक छोटा सा निजी स्पेस जिसे वो कहीं भी ले जा सकती थी। हाँ, 20वीं सदी तो जैसे बैग्स के लिए एक धमाका ही था। हर दशक में एक नया स्टाइल। 30 के दशक में आर्ट डेको, फिर युद्ध के समय बड़े बैग, और 50 के दशक में इट बैग का चलन शुरू हुआ। इट बैग से क्या मतलब है? इट बैग का मतलब है वो एक ऐसा मशहूर बैग जिसे हर कोई चाहता था, जो उस समय के स्टाइल का प्रतीक बन जाता था। इसकी शुरुआत हुई हर्मेस के कैली बैग से। अच्छा, जिसे मोनाको की राजकुमारी ग्रेस के लिए इस्तेमाल करती थी। हाँ, और वो सिर्फ एक बैग नहीं था, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। और फिर 70 के दशक में कामकाजी महिलाओं के लिए ब्रीफकेस जैसे बैग आए। और मजे की बात यह है कि इसी दशक में पुरुषों के पर्स की भी वापसी हुई। मर्स यानी मैन पर्स। हाँ, 20वीं सदी के मध्य तक बैग पूरी तरह से व्यक्तिगत स्टाइल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इसी दौर में एक और तरह का बैग हमारी जिंदगी में आया। सुपरमार्केट का कैरी बैग। बिल्कुल, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सबका था। उसने फैशन की नहीं बल्कि सुविधा की एक ऐसी क्रांति ला दी जिसकी पर्यावरणीय कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा और गंभीर मोड़ आता है। ठीक है, तो इतिहास वाला हिस्सा तो बहुत मजेदार था, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से शायद हम सब आज यहाँ हैं, प्लास्टिक। मुझे डर है कि यहाँ के आंकड़े उतने मजेदार नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन साधारण से दिखने वाले प्लास्टिक बैग्स की एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत है। कितनी बड़ी? ये पानी के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा समुद्री जीवों की मौत का कारण बनते हैं। क्योंकि वो इसे खाना समझकर खा लेते हैं। हाँ, ये शहरों में नाले जाम कर देते हैं जिससे बाढ़ आती है, और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तो मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। चीन में इस समस्या को सफेद प्रदूषण का नाम दिया गया। और ये जलवायु परिवर्तन में भी योगदान करते हैं। बिल्कुल, जब ये धूप में पड़े रहते हैं तो मीथेन और इथिलीन जैसी ग्रीन हाउस गैसें भी छोड़ते हैं। हमारे पास जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो इन प्रभावों को और गहराई से देखता है। उसमें लाइफ साइकिल असेसमेंट या LCA की बात की गई है। ये क्या होता है? लाइफ साइकिल असेसमेंट किसी भी उत्पाद को उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान जांचता है। मतलब कच्चे माल के निकलने से लेकर उसके बनने, इस्तेमाल होने और आखिर में कचरा बन जाने तक। तो इससे पता चलता है कि पर्यावरण पर सबसे ज्यादा असर किस पड़ाव पर पड़ रहा है। हाँ, और इस अध्ययन ने 3 तरह के बैग्स की तुलना की है। एक तो वो पतला वाला प्लास्टिक बैग, जिसे हम सब जानते हैं, LDPE। दूसरा वो मोटा, बार बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बैग यानी PP, और तीसरा मकई के स्टार्च से बना एक बायोप्लास्टिक बैग। तो इस LCA से क्या पता चला? सबसे ज्यादा असर कहाँ से आ रहा है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव, जो कुल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का 70% तक है, वो बैग को फेंकने या ट्रांसपोर्ट करने से नहीं आता। तो फिर किससे? उसे बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी प्लास्टिक के दाने लगते हैं, उनके उत्पादन से आता है। एक मिनट, तो मतलब बैग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या उसके कचरे को ठिकाने लगाने से भी ज्यादा असर इस बात से पड़ता है कि उसे बनाने में शुरुआत में कितनी ऊर्जा लगी। बिल्कुल, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP से नापा जाता है। तो इन तीनों बैग्स में से कौन सा सबसे अच्छा है? क्या बायोप्लास्टिक वाला बैग वाकई बेहतर है? यहीं पर कहानी उलझ जाती है। अगर हम सिर्फ एक बैग को देखें
तो मोटा वाला पीपी बैग बनाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए उसका GWP सबसे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अध्ययन ये भी बताता है कि अगर आप उसी मोटे बैग को सिर्फ 14 बार दोबारा इस्तेमाल कर लें, सिर्फ 14 बार? हाँ, तो वो एक बार इस्तेमाल होने वाले पतले LDPE बैग्स से बेहतर हो जाता है। और बायोप्लास्टिक का क्या? वो तो पर्यावरण के लिए अच्छा ही होगा ना? ऐसा लगता है पर है नहीं। अध्ययन के अनुसार मेटाबी बैग को एक साधारण पतले प्लास्टिक बैग के GWP की बराबरी करने के लिए कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी समस्या? उसके जीवन के अंत में आती है। उसे नष्ट करने के लिए एक खास तरह की इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग प्रक्रिया की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर असर लगभग बैग को जलाने जैसा ही होता है। लेकिन जलाने से जो ऊर्जा पैदा होती है वैसा कोई फायदा भी नहीं मिलता। सही कहा। तो किसी चीज पर पर्यावरण अनुकूल का लेबल लगा होना उसे बेहतर नहीं बना देता। इसी पर्यावरणीय कीमत के कारण दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। स्रोतों के मुताबिक 2024 तक 127 देश इस पर किसी न किसी तरह का नियम बना चुके हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत 2002 में बांग्लादेश से हुई। वहां प्लास्टिक बैग्स ने नालियां इस कदर जाम कर दी थीं कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। और आयरलैंड वाला उदाहरण भी था, जहां टैक्स लगने से इस्तेमाल 90% कम हो गया। बिल्कुल, वो बहुत सफल रहा था। लेकिन ये नीतियां हमेशा काम नहीं करती। इनके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में। वहां जब पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगा तो लोगों ने दुकानों पर मिलने वाले मोटे प्लास्टिक बैग खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन वे उन्हें भी एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक रहे थे। हाँ, नतीजा कुल प्लास्टिक कचरे की मात्रा शायद और बढ़ गई, क्योंकि मोटे बैग में ज्यादा प्लास्टिक होता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने भी यही किया था जब मेरे शहर में प्रतिबंध लगा था। अनजाने में समस्या को और बढ़ा दिया। बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया। एक और असर ये होता है कि जब ये बैग मिलना बंद हो जाते हैं तो कूड़े वाले बैग की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि लोग किराने वाले बैग को ही डस्टबिन लाइनर की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो पतले बैग खराब हैं, मोटे बैग का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, तो फिर उस कपड़े के बैग का क्या, जिसे बैग फॉर लाइफ कहा जाता है, वो तो हल होगा ही। यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता है। एक स्रोत के अनुसार एक सूती यानी कॉटन बैग को बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और पानी लगता है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि उसे पर्यावरण के लिहाज से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग से बेहतर बनने के लिए 100 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल करना पड़ता है। 100 बार? ये तो बहुत ज्यादा है। कौन अपने बैग का हिसाब रखता है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। तो क्या ये बैग फॉर लाइफ का पूरा आइडिया ही एक धोखा है? धोखा नहीं, लेकिन ये हमें बताता है कि समाधान उतना सीधा नहीं है। बात सिर्फ ये नहीं है कि बैग किस चीज से बना है, बल्कि ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इन बैग्स के साथ और भी समस्याएं हैं। और क्या? 2010 के एक अध्ययन में पाया गया कि अगर इन बैग्स को नियमित रूप से धोया न जाए तो ये ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं, जो कच्चे मांस या सब्जियों से आ सकते हैं। हाँ, और कुछ मामलों में तो सेफवे और लुलुलेमन जैसे बड़े स्टोर्स को अपने लाखों बैग्स वापस लेने पड़े, क्योंकि उनमें लेड यानी सीसे की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हम कहाँ पहुंचे? बैग का सफर वाकई कमाल का है। पुरुषों की हैसियत के निशान से लेकर महिलाओं की आज़ादी तक, और फिर पर्यावरण से जुड़ी एक बड़ी लड़ाई का मैदान बनने तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सबसे साधारण चीजों की भी कितनी जटिल कहानियां और छुपी हुई कीमतें होती हैं। चुनाव उतना आसान नहीं है जितना कागज या प्लास्टिक लगता है। तो फिर सबसे बड़ी सीख क्या है? सभी स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है, सदियों तक बैग का मूल्य इस बात से तय होता था कि वो किस चीज से बना है, रेशम, चमड़ा, कढ़ाई। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि मटेरियल से ज्यादा जरूरी हमारा व्यवहार है। आप कहना चाहते हैं कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं से ज्यादा जरूरी है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। एक साधारण सा प्लास्टिक बैग जिसे 15-20 बार इस्तेमाल किया गया किराने के लिए, फिर लंच ले जाने के लिए, और आखिर में कूड़ेदान के लाइनर के तौर पर, उसका पर्यावरणीय आचरण उस महंगे कॉटन बैग से कहीं बेहतर है जिसे सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करके अलमारी में फेंक दिया गया। तो हैसियत का प्रतीक बदल गया है। हाँ, अब ये नहीं है कि आप क्या लेकर चलते हैं, बल्कि ये है कि आप कैसे लेकर चलते हैं। ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। हम अक्सर किसी उत्पाद की जीवन की शुरुआत पर बहुत ध्यान देते हैं,
कि हम क्या खरीद रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं, इको फ्रेंडली है या नहीं। बिल्कुल। शायद हमें अपने पास मौजूद चीजों के बारे में जो ज्यादा जरूरी सवाल पूछना चाहिए वो ये है, इस कहानी का अंत क्या है? जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी में लाते हैं उनका पूरा जीवन चक्र क्या है, और उस पूरी यात्रा में हमारी क्या भूमिका है?